जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं दिनेश प्रजापत। आप हैं मेरे साथ एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, जब आप पिछले सालों के प्रश्नों को देखते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न और पेपर का लेवल का अंदाज़ा लगता है और आपको पता लगता है कि आपको कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कितना टाइम देना चाहिए। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आप ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोस लाते रहें। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आज के हमारे जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं। देखिए, पहले आपको समझना चाहिए कि एंथर क्या है, फिर समझना चाहिए आपको स्टिग्मा क्या है। देखिए, आपने जैसा कि एक फ्लावर का डायग्राम देखा होगा, आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा उसके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पोलन का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है उसे हम क्या कहते हैं। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, अडोप्शन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, जो एंथर होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये फ्लावर का कैसा पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होता है, फ्लावर का मेल पार्ट जो होता है उसे एंथर कहते हैं, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। मेल से गेमिट बनते हैं, मेल पार्ट से एंथर से गेमिट बनते हैं, उन गेमिट को क्या कहा जाता है, पोलन कहा जाता है। पोलन क्या है, मेल गेमिट है। ठीक है, पोलन ग्रेन कह सकते हैं या फिर पोलन कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मेल गेमिट्स हैं, मेल गेमिट्स का स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है। देखिए, ये मेल पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, ये मेल पार्ट है, एंथर है, ये एंथर है। एंथर से यहाँ पर कैसे छोटे छोटे आपके परागकण बनेंगे, परागकण जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन इसे कहते हैं हम स्टिग्मा, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा फीमेल पार्ट जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। ये पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ते हुए स्टिग्मा पर आते हैं। एंथर से स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन आते हैं उड़ते हुए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को इस यहाँ से यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहा जाता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। जब ये एंथर यहाँ से उड़कर यहाँ पर आ जाएंगे स्टिग्मा पर यहाँ पर नीचे, इसको स्टाइल कहते हैं, फिर यहाँ पर ओवेरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफर होते हुए यहाँ पर ओवेरी पर आ जाएंगे, और ये ओवेरी पर आकर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फिर दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर सीड बन जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की फिनोमेना आपने समझ ली है। यहाँ पर आपने समझा है कि पोलिनेशन क्या कहते हैं। फिर यहाँ पर बात कर सकते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक अलग ही प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो वाटर जो होता है, वाटर एक अपने हाई ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ये पैसिव प्रोसेस होती है। तो इसका जो है इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड नहीं है, तो सीधा सीधा इसको क्रॉस कर सकते हैं। अडोप्शन को भी हम सीधा सीधा क्रिएट कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। इसका भी इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको दो जो ऑप्शन है इनके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो हमने इन दोनों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि पोलिनेशन क्या होता है, कि पोलन ग्रेन का एंथर पार्ट से स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर पोलन ग्रेन जो है ओवरी के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जो दोनों केंद्रक हैं, दोनों न्यूक्लियस हैं, जो मेल का भी न्यूक्लियस जो होता है, फीमेल का जो न्यूक्लियस है, आपस में मिलकर जब सीड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये सीधी सीधी डेफिनेशन, जो एलील की हम डेफिनेशन देते हैं कि डेफिनेशन एलील की क्या होती है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। तो एलील की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है उसे
एलील कहते हैं। देखिए जीन क्या होता है, जो ये सारा जो डीएनए होता है, ये ऐसे ऐसे अपना एक डीएनए होता है। इस डीएनए पर वो वाला पार्ट जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम जीन कहते हैं। देखो ये सारा डीएनए है, मान लेते हैं कि ये जो डीएनए का छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट अपने आई के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपनी आई के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आई कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये छोटा डीएनए का छोटा सा पार्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि अपनी आई का कलर कैसा होगा, ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कि ये डीएनए का जो छोटा पार्ट है, ये किसी कैरेक्टर के लिए, किसी कैरेक्टर को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो हम इसे जीन कहेंगे। ऐसे ही डीएनए का ये छोटा सा पार्ट ये किसी और कैरेक्टर को, जैसे हाइट को मेंटेन कर रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये भी जीन कहलाएगा। तो ऐसे जीन ये होती है डीएनए का वो वाला पार्ट जो किसी कैरेक्टर को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई जीन की। जीन के बारे में जानने के बाद में अब जानते हैं कि जीन, तो देखो ये क्रोमोसोम है। जब ये कौन से क्रोमोसोम है, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन में कैसे हुआ, ये एक क्रोमोसोम मान लेते हैं कहाँ से आया, फादर से आया, चाइल्ड के अंदर आया है, फादर से आया। ये क्रोमोसोम कहाँ से आया, मदर से आया है। और अब ये दोनों जो क्रोमोसोम है, ये दोनों जो क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं। इसके अंदर जो जीन है, वही जीन इसके अंदर भी है, जो जीन इसके अंदर है वही जीन इसके अंदर है। मतलब दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हैं। तो क्या होगा कि जो जीन मान लेते हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट है, ये डीएनए, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। तो ये जो डीएनए का पार्ट है, ये किसी कैरेक्टर को मान लेते हैं हाइट को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो वैसे ही इस वाले क्रोमोसोम में, जो कि मदर से आया है, तो इस वाले क्रोमोसोम के अंदर भी उसी स्थान पर क्या होगा, वही कैरेक्टर आएगा, वही कैरेक्टर होगा। पर भी ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दोनों ही दोनों हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हाइट के दो कैरेक्टर हो सकते हैं। हाइट मान लेते हैं किसी की हाइट ज़्यादा है, जिसको हम टोल कहते हैं, तो वो भी हाइट का एक ट्रेट है। और जैसे अब हम कहें कि हाइट की ऐसे ही कोई डॉफ रह जाता है, तो उसका भी एक हाइट का एक ट्रेट होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं द अल्टरनेट फॉर्म। देखो ये जीन है, दोनों के दोनों जीन ही हैं, लेकिन ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है। ये जो है ना, ये इसका अल्टरनेट फॉर्म है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। इसे क्या कहते हैं हम, एलील कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इनके अंदर से हमें चूज करके ये बताना है। टेस्टिस क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है, ह्यूमन का जो मेल सेक्सुअल पार्ट होता है, प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट होता है, उसे हम टेस्टिस कहते हैं। देखिए ये जो होता है, ये स्क्रोटम मान लेते हैं। स्क्रोटम के अंदर ये जो टेस्टिस होते हैं, ये होता है टेस्टिस वाला पार्ट है। स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर एपिडिडाइमस से होते हुए ऐसे करते हुए, और ये किसके अंदर वासा एफरेंशिया की मदद से ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है, इस टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, देखिए आपको सीधे सीधे याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजी वाला पार्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी वाला पार्ट है कि कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो आपके लिए बता दिया जाए कि जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। आपको वैसे भी देखने से लग रहा है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दोनों की जो नाम है वो सिमिलर है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये ओवेरी से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये ओवेरी से निकलने वाला, फॉलिकल से निकलने वाला हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन क्या होता है, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये प्यास को बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, प्यास को बढ़ाता है। नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो नहीं सकता, तो ये इसका आंसर कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन इसको आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, एक इकोसिस्टम वो वाला एरिया होता है, वो वाला सराउंडिंग होता है जहाँ पर बहुत सारे जीव जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक जंगल है वो आपस में इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड है वो आपस में इकोसिस्टम है, ठीक है। वहाँ पर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, देखिए मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ये कैसा है, एक पेड़ है, ठीक है। ये एक पेड़ है, अपना एक पेड़ है। इस पेड़ से जो है, पेड़ को खाया किसने, बकरी ने खाया। किसने खाया, बकरी ने खाया। गोट ने खाया। गोट को किसने खाया गया,
गोट को खाया भेड़िया, भेड़िया जिसे अब क्या कहते हैं, भेड़िया खा गया, चलो उसको क्या कहा, भेड़िया खा गया। भेड़िया को किसने खाया, भेड़िया को खा गया शेर। कौन खा गया, लोयन, लोयन खा गया। अब यहाँ पर जो एनर्जी बनी थी, इस एनर्जी का यहाँ पर सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। जैसे पेड़ के पास मान लेते हैं 100 किलो जूल एनर्जी थी, उसका जो गोट है, गोट के पास कितनी एनर्जी आ पाई थी, कितनी एनर्जी गोट के पास ट्रांसफ़र हुई, 10%, सिर्फ 10%। 10% कितना हुआ 100 का, सिर्फ 10। अब गोट के पास जो टोटल एनर्जी है वो 10 किलो जूल है, उसमें से जो भेड़िया है गोट को खा चुका है, तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, उसके पास जो एनर्जी जाएगी वो 10 का भी 10% जाएगी, मतलब कि 0.1 किलो जूल एनर्जी भेड़िए के पास रहेगी। अब लोयन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, इसका भी 10% ही जाएगी, तो वो कितनी जाएगी, 0.01% लोयन के पास है। हमेशा जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, यूनिडायरेक्शनल रहेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा छोटा होता हुआ जाएगा, छोटा होता हुआ देगा। ऐसे नहीं है कि लोयन जो है वो भेड़ियों को खाएगा, ये आपस में ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हमेशा एनर्जी कम होती जाएगी और 10% रूल को फॉलो करते हुए जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कौन सा कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही स्पीसीज के बहुत सारे लोग जब ग्रुप में रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में नेटेलिटी का मतलब क्या हुआ, वहाँ से मरना। देखिए पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं तो उन लोगों में से कोई मरे भी गा, कोई मोर्टेलिटी मरेगा, नेटेलिटी मतलब मरेगा, तो मर सकते हैं। पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के अंदर से लोग मरे भी गए, लोग मरेंगे भी, और लोग और जन्म भी लेंगे, और भी जन्म भी लेंगे। तो ये सारे फिनोमिना चलते रहते हैं पॉपुलेशन के अंदर। मोर्टेलिटी भी होती रहती है, नेटेलिटी भी होती रहती है। और क्या होता है, सेक्स रेशियो। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कितनी औरतें हैं, कितने पुरुष हैं, उनके बीच का रेशियो भी, सेक्स रेशियो भी चलता रहता है कि जेंडर के अंदर आप जैसे लिंग अनुपात जिसे हम कहते हैं, तो वो चलता रहता है, सेक्स रेशियो भी चलता रहता है। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन जो है पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन अपने कद उसके अनुसार, एनर्जी डिमांड के अनुसार आपस में एक दूसरे को अरेंज करना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। किसके अनुसार, एनर्जी डिमांड के अनुसार खुद को एक लेवल पर लाना। जैसे घास, जंगल में आपने देखा होगा ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े पेड़ हो गए। इसके बाद में बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ के बीच में फिर इसके बाद में जिसके नीचे तो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ उगे हुए होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं। इनके नीचे क्या होती है, इनके नीचे छोटी छोटी घास उगी हुई होती है, नीचे ग्राउंड पर घास उगी हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये बड़ा वाला पेड़ है, इस बड़े वाले पेड़ को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए ये सबसे ऊपर होता है और सनलाइट के सीधे संपर्क में होता है, इसलिए ये अपने आप को अरेंज कर लेता है सबसे ऊपर की तरफ। ये जो बीच वाला प्लांट है, इसको एनर्जी की भी जो डिमांड है वो भी मीडियम साइज़ की, मॉडरेट साइज़ की इसके पास क्या है, डिमांड है एनर्जी की, इसलिए ये बीच में है। यहाँ पर इसको देखो, जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो इसके पास सनलाइट आ भी जाती है और बीच में इसके पास सनलाइट नहीं भी आती है, तो इसके पास जो एनर्जी की डिमांड है वो मॉडरेट है, तो इसको एनर्जी मॉडरेट मिलती रहती है। लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो घास है उसको एनर्जी की बहुत कम डिमांड होती है, इसीलिए वो ग्राउंड पर है। तो इन्होंने अपनी एनर्जी की डिमांड के हिसाब से अपने आप को स्ट्रेटिफाइड कर लिया, अपने हिसाब से लेवल के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लिया है, तो हम उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन ये किसी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है, आप जानते हैं। अब हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। तो ये कौन सा पार्ट नहीं है, देखो, नोट ए कैरेक्टर कौन सा है, स्ट्रेटिफिकेशन किसी भी पॉपुलेशन का जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। आगे बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैसे करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर मान लेते हैं कोई अच्छी क्वालिटी है, उस अच्छी क्वालिटी को हमने निकाला और किसी दूसरे के अंदर डाल दिया किसी प्लाज्मिड की हेल्प से। देखो क्या होता है कि किसी प्लांट के अंदर मान लेते हैं क्राइजीन जो होती है,
जी कॉटन बेसिलस थ्रोएंजिसिस कोटिन, जो बेसिलस थ्रोएंजिसिस एक क्या होता है, एक टॉक्सिक बैक्टीरिया होता है। बेसिलस थ्रोएंजिसिस एक बैक्टीरिया है जो कि टॉक्सिक होता है, जो कि किसी भी बैक्टीरिया को, जो कोई उस इंसेक्ट, मतलब वो भी एक क्या होता है, इंसेक्ट होता है। बेसिलस थ्रोएंजिसिस इंसेक्ट है। अब उन इंसेक्ट को अगर दूसरा कोई इंसेक्ट खा लेता है तो वो क्या करता है, वो दूसरा जो खाया था ना इंसेक्ट, वो मर जाता है। इसी चीज़ को हमने यूज़ में लिया कि जो बेसिलस थ्रोएंजिसिस को खाने से, क्योंकि वो जहरीला है, उसको खाने से दूसरे जो कीट पतंग है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हमने क्या किया कि बेसिलस थ्रोएंजिसिस के अंदर वो कोई जीन थी, बेसिलस थ्रोएंजिसिस के अंदर क्राइजीन थी। वो क्राइजीन जो है ना, वो टॉक्सिक लेवल की थी, वो टॉक्सिक लेवल की थी। जब वो किसी भी थ्रोएंजिसिस बैक्टीरिया को खाता था, कोई दूसरा बैक्टीरिया खाता था, तो वो उस बैक्टीरिया के गट के अंदर चली जाती थी और उसको वो टॉक्सिसिटी कर देती, उसकी आंत के अंदर जो है वो क्या कर देती थी, अल्सर कर देती थी, जिससे कि वो बैक्टीरिया मर जाता था। हमने उसकी क्राइजीन को निकाला और अपने जो कॉटन होती है, उस कॉटन के अंदर बहुत सारे कीट पतंग होते हैं जो कि कॉटन की फसल को खराब कर देते हैं। इसीलिए हमने उस कॉटन की और ब्रेंजिल की उसके अंदर क्या किया, वो क्राइजीन जो है अपनी कॉटन के अंदर और ब्रेंजिल के अंदर डाल दिया। अब इससे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जो कीट पतंगे हैं, इंसेक्ट हैं, उस अपने कॉटन को खाते हैं, तो वो जो क्राइजीन थी अब उनकी गट के अंदर चली जाती है, और गट के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर टॉक्सिसिटी कर देती है, और उनकी जो गट है उसके अंदर अल्सर कर देती है, और वहाँ पर उस जो कीट जो है, जो कि कॉटन को, ब्रेंजिल को, इनको क्या कर रहा था, हार्म कर रहा था, उनकी डेड वहीं पर हो जाती है, जो कि कीट पतंग वहीं पर मर जाते हैं। तो ये अपना एक जो है ना जैविक तरीका है किसी भी कीट पतंगे को, किसी भी क्रॉप को सुरक्षित रखने का, उसको नियंत्रित करने का। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड क्रॉप ही हैं, ये दोनों मॉडिफाइड क्रॉप हैं। उसके बाद में गोल्डन राइस। आप जानते हैं कि किसी भी चावल के अंदर जो है ना नेचुरल रूप से, किसी भी चावल के अंदर नेचुरल रूप से कोई भी वो नहीं होती है, गोल्डन किस नेचुरल रूप से कोई भी विटामिन ए वगैरह कुछ भी नहीं होती, विटामिन ए नहीं होती है। लेकिन जो गोल्डन राइस होती है, हम उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसके अंदर जो विटामिन ए है, कैरोटीन बनाने वाली जीन डाल देते हैं उस राइस के अंदर। एक राइस है, राइस का प्लांट है, देखो ये एक राइस का प्लांट है, ये एक राइस का प्लांट है, ठीक है, ये एक राइस का प्लांट है। इस राइस के प्लांट के अंदर अभी कोई भी कैरोटीन को प्रोड्यूस करने वाली कोई भी क्या नहीं है, जीन नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, और इसके जीन के अंदर जो है ना, इसके जीन के अंदर हमने कैरोटीन बनाने वाली एक जीन डाल दी, कैरोटीन बनाने वाली जीन डाल दी हमने इसके अंदर, जीन डाल दी किसके अंदर, कैरोटीन बनाने वाली, जो कि विटामिन ए क्या करती है, विटामिन ए का संश्लेषण करती है, विटामिन ए को बनाती है, वो वाली जीन डाल दी। अब ये जो राइस बना है, हमने इसको क्या कहा है, गोल्डन राइस कहा है, क्योंकि इसका जो अब ये राइस जो निकलता है ना, वो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए गोल्डन राइस है। अब ये गोल्डन राइस जो है ना, इसके अंदर कैरोटीन की जो जीन थी, वो कैरोटीन की जीन है। अब ये कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, और ये विटामिन ए के लिए अच्छा होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो जीन, ये सारी की सारी जो क्रॉप है, बीटी कॉटन हुआ, बीटी ब्रेंजल हुआ, गोल्डन राइस हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मॉडिफाइड क्रॉप हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। इनके अंदर कैसे न कैसे इनके जीन के अंदर मॉडिफाई किया गया है और उनको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन, राइस की वेराइटी जो कि किससे रिच होती है, गोल्डन राइस की जो वैरायटी है वो किससे रिच होती है। देखो अभी हमने बताया कि इसके अंदर कैरोटीन होती है, क्या होती है, कैरोटीन होती है, और ये कैरोटीन जो है विटामिन ए से, देखो विटामिन की बात करें कि विटामिन से कौन सी रिच है, विटामिन ए से रिच, ए से जो गोल्डन राइस है वो किससे रिच होता है, विटामिन ए से। और विटामिन ए किससे बनती है, वो बनती है बीटा कैरोटीन से, बीटा कैरोटीन से बनती है। बीटा कैरोटीन आपको आमतौर किस पर देखा जाता है, जो गाजर होती है, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन देखने को मिलती है। तो वहाँ से आप लगा सकते हैं कि बीटा कैरोटीन किसके लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, विटामिन ए बनाती है, और विटामिन ए जो होती है अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये लाइसिन का भी यूज़ नहीं करती है, लाइसिन जो होती है ये मेज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी भी नहीं है, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और बायोटीन पता नहीं ये कहाँ से, ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, नॉर्मली डायस्टोल ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मैन के अंदर डायस्टोल ब्लड प्रेशर क्या कितना होता है। देखो डायस्टोलिक को समझना जरूरी है पहले, और एक इसी से टर्म होती है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, जैसे ये अपना हार्ट है, ये अपना एक हार्ट है, ठीक है, ये जो हार्ट जब
संकुचित होता है ना, ये जब आपस में जब ये ब्लड आपस में सिकुड़ेगा तो ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब ये सिकुड़ेगा और यहाँ से ब्लड निकलेगा तो इस ब्लड निकलने वाले ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जो कितना होता है 120 होता है। कितना होता है 120 होता है। उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कितना कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये नॉर्मल स्टेज में होता है, नॉर्मल स्टेज में बस ऐसे कैसे नॉर्मल स्टेज में पड़ा हुआ है, मतलब कि ना इसमें संकुचन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये रिलैक्स स्टेज में है। अब इससे जो ब्लड निकल रहा है, जो ब्लड अब इससे निकल रहा है, वो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। वो कम ब्लड प्रेशर कम होता है। और वो जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 80 होता है। कितना होता है 80 ब्लड प्रेशर होता है। उसे हम क्या कहते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक स्टेज के अंदर जो ब्लड से जो ब्लड निकलता है उसका प्रेशर कितना होता है 80 होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसका जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 80 से 120 के बीच में होता है। कितना होता है 80 से 120 के अंदर होता है। जब 80 से कम होता है तो हम उसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर है, जिसे कहते हैं लो बीपी बन रही है। और जब 120 से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिस्टोलिक है वो कितना है, वो डायस्टोलिक है वो तो होता है 80, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ईसीजी इज यूज टू डिटेक्ट। देखो ईसीजी है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। पहले बात करें कि ईसीजी क्या होता है सर। ईसीजी जो होते हैं ना, एक मशीन होती है, एक ईसीजी एक ऐसी मशीन होती है जो कि हॉस्पिटल के अंदर आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब किसी को कोई अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर तो खैर बीपी से दूसरी मशीन से वैसे चेक कर लेते हैं, लेकिन जो आपने कहीं पर हॉस्पिटल के अंदर देखा हो बेड के पास में एक मशीन लगी हुई होती है, कंप्यूटर मशीन लगी हुई होती है, उसके अंदर ऐसी चलती रहती हैं, ऐसी चलती रहती हैं। वो जो होती है वो होती है ईसीजी मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है, उसके अंदर वो सारी मशीन चलती रहती हैं। और ये जो मशीन है ये जो मशीन होती है इसकी जो दोनों कलाइयों पर दो इलेक्ट्रिक लोड लगा दिए जाते हैं, दोनों कलाइयों पर लगा दिए जाते हैं। अपनी एक बाई एडी के अंदर भी लगाई दी जाती है, और सीने के ऊपर बहुत सारी लीड्स लगाई जाती हैं। और उनसे फिर जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर जो मशीन होती है उसके अंदर देखा जाता है कि कहाँ पर अपनी ब्लड के अंदर क्लोट है, कहाँ पर कितना ब्लड प्रेशर चल रहा है, ब्लड का फ्लो कितना अच्छा हो रहा है, कितना ख़राब है, क्या कुछ हो रहा है, वो सारे कुछ यूज सब कुछ जो है ना वो सब कुछ उस कार्डियोग्राफ के मदद से हम क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो पेशियाँ होती हैं, हार्ट की जो पेशियाँ होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, उनमें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ पेशियों के अंदर जो हार्ट की जो पेशियाँ हैं ना उनमें अगर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, हार्ट के अंदर की पेशियों के अंदर फ्लो नहीं हो पाता, तो वहाँ पर हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाती है। वैसे ही हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि जब ब्लड का फ्लो हो रहा है, जहाँ पर हार्ट ब्लॉक हो जाता है, पेशियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, थ्रोम्बोसिस कोरोनरी जो आर्टरी है, कोरोनरी जो जितनी भी है उसमें थ्रोम्बोसिस, मतलब कि उनमें कोई थक्का तो नहीं बन गया है। इन सब चीज़ों का यूज मतलब कि जितने भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड चीज़ हैं, उनको देखने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। ये सब को देखने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में सेल थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो सेल थ्योरी थी वो किस ने दी थी, सेल थ्योरी दी थी एम स्लाइडेन और टी स्वान। एम स्लाइडेन और टी स्वान दोनों ने मिलकर क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बात बताई थी कि जितने भी जीवित जीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन ये बात नहीं समझा पाए थे कि जो नई सेल होती है वो कैसे बनती है, एक नई सेल कैसे बनेगी, ये बात जो है दोनों लोगों ने नहीं बताई थी। इसीलिए फिर बात आए थे, कौन आए, रुडोल्फ विर्चो साहब आए थे। कौन आए थे, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो नई सेल होती हैं वो एक पुरानी सेल के डिवीजन से नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल के डिवीजन से नई सेल बनती हैं। ये बात बताई रुडोल्फ विर्चो ने। ऐसे इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। तो सेल थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। पहला पॉइंट कि जितने भी जीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो नई सेल होती हैं वो पुरानी सेलों के डिवीजन से बनती हैं। ऐसे इन्होंने 2 बात बताई थी सेल थ्योरी के अंदर। अब देखो पहली बात को पकड़ते हैं कि जितने भी जीव होते हैं वो किन से मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल से जितने भी जीव हैं सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सेल थ्योरी की बात है। देखो हम जो शुरू में बात करते हैं किन के बारे में, जीव जगत के बारे में बात करते हैं। जीव जगत के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में,
मोनेरा के बारे में, फिर बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, फिर बात करते हैं फंजाई के बारे में, फिर बात करते हैं फंजाई के बारे में बात करने के बाद में प्लांटी के बारे में बात करते हैं, प्लांटी के बारे में बात करने के बाद में हम बात करते हैं एनिमिलिया के बारे में बात करते हैं। जो अपन ह्यूमन वगैरह हैं ये किसके अंदर आते हैं, एनिमिलिया के अंदर आते हैं। प्लांटी के अंदर कौन आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आते हैं। जितने प्लांट्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्लांटी के अंदर आते हैं। और फंगस जितने भी फंगस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, फंजाई के किंगडम के अनुसार आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आता है, अमीबा आते हैं, जितने अमीबा है, यूग्लिना है, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। मोनेरा के अंदर कौन आता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फंजाई जो है ये किंगडम के अंदर हमने पढ़ा, इसका मतलब ये तो एक लिविंग जीव होता है। ठीक है, ऐसे ही एल्गी किसके अंदर, प्लांटी के अंदर पढ़ा जाता है, पढ़ लिया। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब के अंदर क्या होती हैं, सेल होती हैं। ठीक है, सेल होती हैं। लेकिन आपने वायरस जो पढ़ा होता है, वायरस जो होता है ये क्या होता है, देखो वायरस जो होता है ना ये एक प्रोटीन होती है, सिर्फ ये एक प्रोटीन होती है, ये एक प्रोटीन का कोट है, इसके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अंदर कोई भी सेल नहीं होती है, कोई सेल नहीं होती है, ये प्रोटीन होती है और प्रोटीन के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन होती है और प्रोटीन एक प्रोटीन पार्टिकल होता है और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जैसे किसी भी जीव के बाहर होता है, जब भी जीव के बाहर होता है तो ये कैसा होता है, डेड होता है, डेड होता है। और जब भी किसी जीव के अंदर चला जाता है, जैसे कोई वायरस किसी भी जीव के अंदर किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर ये सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है। तो आप इसे ना तो सजीव कह सकते हैं ना निर्जीव कहते हैं, क्योंकि जैसे बाहर रहता है तो ये डेड पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। जैसे ये किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो ये कैसे काम करने लग जाता है, एक जीवित जीव की तरह कार्य करने लग जाता है। तो आप इसे ना डेड कह पाएंगे ना इसे और लिविंग कह पाएंगे। तो ये जो है वायरस जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहलाता है। क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहलाता है वायरस। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये सेल थ्योरी का एप्लीकेशन का फॉलो नहीं कर पा रहा है। एप्लीकेशन नहीं है कि सेल थ्योरी में जैसे कि बात कही गई है कि जितने भी जीव हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये सेल से मिलकर बना हुआ नहीं होता है। चलिए आज के सेशन में हम इन्हीं क्वेश्चनों को यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराते रहें तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।